हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे दोस्तों आज हम। और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे और पर्वत बनते कैसे हैं, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो जहां पर आज हिमालय खड़ा है दोस्तों, पहले यहाँ पर एक सागर हुआ करता था। पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, एक सागर हुआ करता था और इस सागर का नाम था दोस्तों तैतीस सागर। कौन सा सागर था? तैतीस सागर था यहाँ पर पहले। अभी वर्तमान में जहाँ पर आज हिमालय खड़ा है ना, नेपाल में, वहाँ पर पहले एक सागर भरा हुआ था जिसका नाम था तैतीस सागर। क्या कारण हुआ कि जहाँ पर आज हिमालय खड़ा वहाँ पर पहले तैतीस सागर था और तैतीस सागर पता नहीं कहाँ चला गया और आज हिमालय खड़ा हो गया वहाँ पर। इसका कारण है दोस्तों, मेन कारण वो मैं आपको बता देता हूँ। कारण क्या है कि जैसे मान लो हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर आप सभी को पता है कुछ प्लेटें होती है। पृथ्वी की धरातल में क्या होती है, प्लेटें होती है। जैसे माना कि ये पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि पृथ्वी में क्या होती है, अंदर प्लेटें होती है। ऐसे ऐसे प्लेटें होती है अंदर, ऐसे ऐसे प्लेटें होती है अंदर, ऐसे ऐसे। अब ये प्लेट, अब ये एक प्लेट है इधर, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे माना कि एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट ये है। अब ये प्लेट यहाँ तक आ रही है। अचानक हुआ क्या, इन दोनों प्लेटों के आपस में हो गया टकराव। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है दोस्तों, तो टकराने पर इनके बीच में बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, लावा उत्पन्न होता है। जब दो प्लेटें आपस में क्या होती है, टकराती है, तो इनके बीच क्या होता है, अचानक क्या होता है, जब ये प्लेटें टकराती है तो टकराने पर इनके, जैसे मान लो ये इधर से आ रही थी प्लेट और इधर से प्लेट, और ये दोनों आपस में टकरा गई। तो टकराने के बाद जैसे ये टकराती है तो यहाँ पर बनता है क्या, अधिक मात्रा में लावा का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो लावा बनता है दोस्तों। और जब दोनों प्लेट आपस में टकराती है तो लावा का निर्माण होता है। और लावा इतना ज़्यादा मात्रा में बनता है कि यहाँ पर गैसेस बनती है बहुत सारी, और इस प्रकार से जो है ये प्लेटें टकराती है आपस में। अब जब हिमालय था तो हिमालय में यहाँ ऊपर क्या भरा था, पानी भरा था। यहाँ पर तो आपका ऊपर तैतीस सागर था ना, यहाँ पर क्या था, ऊपर तो पानी भरा था। ये पानी भरा इधर, तो इधर आपका पानी भरा, ये यहाँ पर तैतीस सागर है और नीचे प्लेटें हैं। अब पानी के दबाव में क्या होती है, प्लेटें इधर उधर खिसक जाती है ना। पानी का जहाँ दबाव पड़ता है अधिकतर, आप देखना ज्वालामुखी अधिकतर कहाँ पड़ेगी, कहाँ पड़ती है ज्वालामुखी, अधिकतर कहाँ फूटती है, सागरों में, महासागरों में, इनमें फूटती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी का दबाव अधिक रहता है और पानी के दबाव के कारण ही ये प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसक जाती है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इन प्लेटों के आपस में टकराने से यहाँ पर क्या हुआ, ये इधर प्लेट का नाम देखिए आप लोग। एक प्लेट है दोस्तों आपकी अंगारा लैंड प्लेट, अंगारा लैंड प्लेट, और एक है आपकी गोंडवाना लैंड प्लेट, अंगारा लैंड या फिर यूरेशियन। और एक है आपकी कौन सी, गोंडवाना लैंड प्लेट। अब माना कि ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, यहाँ पर लावा उत्पन्न होता है। प्लेटें आपस में टकराने पर यहाँ पर क्या फूटा, ज्वालामुखी फूटा। इसी को हम बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी। और जब ज्वालामुखी फटा तो यहां पर बना क्या, गर्म मैग्मा। क्या बना, यहां पर गर्म मैग्मा बना। और दोस्तों ये बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, यहां पर गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहां पर गर्मी होती है। और जब गर्मी होती है तो कहते हैं कि यहां पर बहुत अधिक मात्रा में लावा बनता है। लावा बनकर ये लावा क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पर गैसेस भी बनेगी। लावा प्लस गैसे, लावा प्लस मैग्मा प्लस यहाँ पर क्या बनता है, गैसें बनती है, ठीक है। लावा, मैग्मा और गैसें दोस्तों, ये अधिक मात्रा में जब गैसें बन जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये गैसें क्या करती है, यहाँ पर अचानक ये लावा, गर्म लावा क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। और अब निकलने, गैसें कहाँ निकलेगी, गैसें तो निकलने की जगह चाहिए। तो गैसें क्या करती है दोस्तों, यहाँ पर क्या करती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है और धरती का सीना चीरते हुए गैसें बाहर निकलती है। और ये पूरा का पूरा जो गर्म लावा था ये बिल्कुल पिघल जाता है, जिसमें खनिज भी होता है, सब प्रकार के तत्व होते हैं, वो पिघल जाते हैं, बिल्कुल गर्म हो जाते हैं बिल्कुल। और पिघल कर
ये ऐसे किसे दोस्तों लावा आ जाता है कहाँ पर, बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, बाहर। और याद रखना इसी प्रकार जहाँ पर ये पानी भरा रहता है दोस्तों, उसी पानी में जाके लावा क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और पानी पूरा वाष्प में बदल जाता है। आ रही बात समझ सभी को दोस्तों। इस प्रकार से एक्चुअल में ज्वालामुखी का निर्माण होता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, आप सबने पढ़ा होगा। तो ज्वालामुखी ऐसे ही बनती है ना। तो ज्वालामुखी के कारण क्या होता है दोस्तों, पहाड़ पर्वतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार हमारा तैतीस सागर जहाँ पर भरा था, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा दोस्तों कि ज्वालामुखी फटी और अंगारलैंड प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट और आपकी गोंडवाना प्लेट जिसे हम इंडियन प्लेट भी बोलते हैं, ये आपस में टकराई। और टकराने के बाद दोस्तों क्या हुआ, तैतीस सागर में यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक ये प्लेटें टकराई और लावा उत्पन्न हुआ और ये पानी तो बदल गया वाष्प में और यहाँ पर बन गया क्या, बहुत बड़ा पर्वत जिसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या, हिमालय पर्वत। ठीक है। और ये छोटा मोटा नहीं था, ये बहुत लंबा चौड़ा था। कहते हैं कि 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालय। आज वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है हिमालय अकेला। क्लियर सभी का दोस्तों। गुड इवनिंग सभी को। दशरथ लवंशी, ओम प्रकाश प्रजापत, किरण यादव, शीला, जितेंद्र, जाया जमरे, राज दांगी, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। हाँ 2400 किलोमीटर। क्लियर सभी का। चलिए आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा इसको थोड़ा सा, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो ये है दोस्तों, इस तरह से हिमालय जो है बना है। अब देखो यहाँ पर आपने अधिकतर देखा होगा, पर्वत जो होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक पर्वत ऊंचा यहाँ है, फिर उसके बाद थोड़ी जगह खाली रहती है, फिर आगे एक और चोटी आती है। ऐसे ही पर्वत बनते हैं, बनते ही नहीं बनते, बताओ मुझे। ऐसे ही तो बनते हैं, ऐसे बनते हैं, फिर यहाँ जगह खाली रहती थोड़ी सी, फिर ऐसे बनते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं पर्वत नहीं देखा तुमने? चलो मैं बताता हूँ आगे। देखो ऐसे बनते हैं पर्वत, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना। बीच में सूर्य भी रहता है, कभी कभी सूर्य भी चमकता है यहाँ पर, है ना। बीच में सूर्य चमकता है। ऐसे पर्वत रहते हैं, ऐसे पर्वत ऐसे ही तो रहते हैं। ये बीच में जगह खाली क्यों है? इसका कारण क्या है तुम्हें पता है? यहाँ पर कभी ज्वालामुखी फटी होगी तो दोनों तरफ से ऐसे पर्वत का निर्माण हो गया और क्या, वो लावा जमता गया दोनों तरफ से जमता गया, तो यहाँ पर पर्वत बनता गया, है ना। यही कारण है दोस्तों। ठीक है, सीधा सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं। तो आया समझ में सभी को? क्लियर सभी का। अब मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय की आखिर उत्पत्ति तो हमने कर दी कि इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब हम देखते हैं हिमालय के भाग। क्या देखते हैं दोस्तों? अब हिमालय के भाग देखते हैं, कितना हिमालय है, क्या है हिमालय की कहानी पूरी जानो। देखो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये हमारा भारत है। अच्छा, पूरा भारत ना बना के आधा ही बना देते हैं, आधे ही बना लेते हैं, जितना अपना काम है उतना ही बना देते हैं। अब देखो दोस्तों, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, ये आपका कौन सा एरिया है? जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, इधर तक है। अब आप सभी को पता है ये आपका जम्मू कश्मीर है दोस्तों। तो हिमालय जो है, अब हम हिमालय के बारे में देख रहे थे, बेसिक जानकारियाँ देख लेते तो पहले तो कि हिमालय कितना चौड़ा कितना लंबा है, क्या है हिमालय की कहानी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हिमालय जो है, हिमालय सबसे ज़्यादा अगर हिमालय की चौड़ाई देखते तो वो जम्मू कश्मीर में ही है। हिमालय जो है ना, एक कैसा है आप सभी को पता है, हिमालय धनुषाकार आकार का है। अगर बात करें तो हिमालय ऐसे फैला हुआ है, ऐसा धनुष ऐसे ही तो होता है, धनुष ऐसे ही होता है। तो याद रखना दोस्तों, इसकी सबसे पहले बात करते हैं आकृति की। हिमालय की आकृति कैसी है? तो आकृति है दोस्तों धनुषाकार। प्रश्न आता है एग्जाम में, हिमालय की आकृति कैसी है? तो यह आएगा धनुषाकार। ठीक है, हिमालय की आकृति कैसी हो गई? धनुषाकार। फिर बात करें हम इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई जो दोस्तों है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में इसकी चौड़ाई, याद रखना आप लोग, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा चौड़ाई है। यहाँ पर लगभग 500 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है यहाँ पर? 500 मीटर चौड़ा है।
वहीं सबसे कम इधर अगर बात करें तो हम अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे कम चौड़ा है, यहाँ पर लगभग 200 मीटर चौड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 200 मीटर। इसके बाद चौड़ाई हो गई अपनी, चौड़ाई छोड़ो। क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है इसका तो ध्यान देना। हिमालय का टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों 5 लाख वर्ग किलोमीटर। हिमालय का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है हिमालय का? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये टोटल हिमालय की क्या है? विस्तार है हिमालय का। इसके बाद दोस्तों और भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि हिमालय जो है वो आकृति तो हो गई, लेकिन कितने देशांतरों में हिमालय फैला हुआ है? तो याद रखना ये लगभग 22 देशांतरों में फैला हुआ है हिमालय। कितने डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है? 22 डिग्री, है ना। देशांतर डिग्री में चलता है, तो 22 देशांतरों में टोटल है। कितने देशांतरों में? 22 देशांतरों में हिमालय है। इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल मैंने आपको बता ही दिया इसका। कहते हैं कि 7300 मीटर से ऊंची कई चोटियां हैं, उसमें से अकेले बाढ़ में 7300 से अधिक ऊंचाई की जो चोटियां हैं उसमें लगभग 92 चोटियां अकेले हिमालय पर ही है। कहाँ पर है? हिमालय पर। याद रखना आप लोग, जिसमें 92 चोटियां कहाँ पर? अकेले हिमालय पर है। सोचो आप। तो कहते हैं कि यहाँ पर दोस्तों ये सारी बातें हैं जो इनके बारे में डिटेल की बातें हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे और आगे मैं बताऊंगा आपको हिमालय के टोटल कितने भाग हैं और किस प्रकार से हिमालय बटा हुआ है। तो ये आपको समझ में आया? सभी को आ रहा है? माखन जी, असिता शर्मा गुड इवनिंग, शिवदांगी गुड इवनिंग, ज्योति गादरे जी एंड ज्योति गादरिया गुड इवनिंग, प्रधुम्य सोंदिया, जितेंद्र जी बिल्कुल, माखन सिलावट बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो ये हिमालय के बारे में थोड़ी सी बातें हैं। एक तो आकृति पूछ सकता है, हिमालय की आकृति कैसी है? तो धनुषाकार है। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हिमालय फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा चौड़ा हिमालय कहाँ पर है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। और अगर बात करें हम टोटल हिमालय की लंबाई की, तो हिमालय की लंबाई कितनी है अभी आपको बता दी, वैसे मैंने फिर बता देता हूँ। हिमालय की जो चौड़ाई है वो कितनी है? याद रखना, लगभग हिमालय जो लंबा है वो कितना है? 2400 किलोमीटर। अभी बताया मैंने आपको ना, क्लियर सभी का? तो 2400 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी का? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? अब आगे बढ़ जाए अपन। अब ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि मेन बात तो अभी है, जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ वही सबसे बड़ा मेन बात है। और उसको ध्यान से समझ लिया तो फिर हिमालय थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है। ये टफ टॉपिक है, ये किताबों में आसानी से याद नहीं होता है, इसलिए इसको जितना अच्छे से समझ सको उतना समझ लो। आज मौका है आपके पास। हिमालय की उत्पत्ति बड़ा टफ टॉपिक होता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। वैसे टफ तो कुछ नहीं है जीएस में, लेकिन थोड़ा सा फिर भी कभी बच्चों को नहीं याद होता, ये याद ही नहीं होता, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं होता, पर होता ही नहीं है, क्योंकि किताबों में समझा ही नहीं गया ढंग से। और समझा भी दे किताबों में, लेकिन फिर भी समझाने वाला भी तो हो तब ना। तो किताबों में नहीं समझ में आता, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा टफ मान लिया जाता है। तो इसको मैं समझा दूंगा आज, अच्छे से समझना आप लोग। किताबों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, करूँ मैं स्टार्ट? चलिए आप ध्यान देना आप लोग। मैं हिमालय के भाग बता रहा हूँ आपको, हिमालय के पार्ट बता रहा हूँ दोस्तों। हिमालय के भाग देखेंगे हम। ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा, वरना आप देखते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो ध्यान से पढ़ेगा उसको सब याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे हिमालय के मेन तो 3 ही पार्ट हैं, लेकिन 4 पार्ट हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 4 पार्ट में ही हिमालय है। मेन 3 में है, लेकिन एक और पार्ट है जो ऊपरी हिमालय होता है, और वो ऊपरी हिमालय भी हमारे काम का थोड़ा सा। तो देखते हैं अपन, सारे के सारे पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट में इसको बांट के पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले एक भाग तो ऐसे बांट लेते हैं इसको अपन। दूसरा भाग ये हो जाएगा, तीसरा भाग ये हो जाएगा, और चौथा भाग ऊपर बनाए क्या, और एक और भाग ये हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं।
इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से 4 भागों में हमारा हिमालय बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये 4 भाग है हिमालय के जो आपको याद रखने हैं और चारों भाग से एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, एक भाग सबसे ऊपरी भाग आपका ये हो गया, सबसे ऊपरी भाग आपका ये वाला हो गया। उसके बाद दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग आपका ये हो जाएगा और चौथा भाग ये हो जाएगा। ठीक है, आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, आराम से समझो। चाहो तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाओ आराम से और मैं पूरा याद करवा दूंगा आपको यहीं पर। बस थोड़ा सा शर्त है कि आप सेशन को छोड़ के मत जाना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। एक बार आ गए तो आ गए फिर। अब देखो हिमालय के भाग देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला अपना जो है ऊपरी भाग है दोस्तों, ये सबसे ऊपर है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं ट्रांस, मतलब जो ऊपर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस है, साथ ही साथ ये ऊपरी वाला जो है भाग ये तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसे तिब्बत में है, इसलिए तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों इसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय। ठीक, कोई समस्या। सबसे ऊपरी ऊपर होगा इसलिए इसको ट्रांस बोलेंगे, और तिब्बत में है इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। सबसे ऊपरी की बात हो रही है। ठीक है, अब सबसे ऊपरी जो तिब्बत हिमालय है, ट्रांस हिमालय है दोस्तों, इस पर कौन सा पर्वत और कौन सी चोटियां पड़ती है। तो याद रखना कई पर्वतों की एक श्रेणी होती है, और यहाँ पर दोस्तों याद रखना एक श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी। यहाँ पर कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। याद रखना, बहुत मोस्ट है ये बात। पहले मैं आपको बता दूं, चोटी और पर्वत और श्रेणी में बहुत अंतर होता है। श्रेणी का मतलब आप जानते हो ना, ऐसे श्रेणी, इसे श्रेणी बोलते हैं। जैसे मान लो कहीं पहाड़ियाँ होती है, कहीं पहाड़ियाँ जब अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली श्रेणी है, अरावली में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ऐसी प्रकार काराकोरम भी एक श्रेणी है, इसमें बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारे पर्वत आएंगे। ठीक है ना, तो एक काराकोरम एक पर्वत नहीं है, काराकोरम एक श्रेणी है, बहुत बड़ी श्रेणी जिसमें बहुत सारे पर्वत भी है। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों, काराकोरम श्रेणी में हमारे कौन कौन से पर्वत आएंगे उनको हम देखेंगे, कौन कौन सी चोटियाँ आएंगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसी काराकोरम के दोस्तों दक्षिण में एक हिमालय पड़ता है जिसका नाम है, दक्षिण में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है लद्दाख पर्वत या लद्दाख श्रेणी। किधर पड़ता है, दक्षिण में। ठीक है, और इसके उत्तर में एक पर्वत चोटी पड़ती है, इसी काराकोरम श्रेणी में एक चोटी पड़ती है दोस्तों, याद रखना। इसी काराकोरम में क्या एक चोटी है, यहाँ पर इसी काराकोरम श्रेणी में क्या एक चोटी पड़ती है हमारी। काराकोरम में एक चोटी है, ध्यान देना, बहुत ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी में एक चोटी है, जिस चोटी का नाम है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्या, का से काराकोरम, का से केटू। याद रखना आप लोग, काराकोरम श्रेणी में ही कौन सी चोटी है, केटू है, जिसे हम बोलते हैं गार्डविन ऑस्टिन। आया क्या समझ में, केटू या फिर इसे बोलते हैं क्या, गार्डविन ऑस्टिन। तो काराकोरम श्रेणी में आपकी कौन सी चोटी है, गार्डविन ऑस्टिन चोटी है दोस्तों। और याद रखना, हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी यही मानी जाती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि काराकोरम श्रेणी जो है, इधर से आपका अफगानिस्तान लग जाता है, इधर से आपका चीन लग जाता है। अब काराकोरम श्रेणी एक तरह से मान लो आप बीच में, बिल्कुल इधर भारत लग जाता है, तो तीनों देशों के बीच में आती है। और ये केटू जो है ना, ये आपके उसमें आती है, जो आपका अक्साई वाला जो चीन वाला एरिया है दोस्तों, उसमें आती है। इसलिए कुछ लोग तो नहीं मानते, बोले अक्साई चीन में चला गया तो हम कैसी चोटी माने, लेकिन है हमारी। लेकिन वो एरिया वर्तमान में किसके पास है, चीन के पास है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। भारत में स्थित जो चोटी है वर्तमान में, वो आपकी कंचनजंगा सबसे ऊंची है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। कंचनजंगा के बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर कौन से काराकोरम में,
तो याद रखना काराकोरम में आपकी K2 है, का से काराकोरम, का से K2, और इसी का नाम है क्या, गाडविन ऑस्टिन। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, K2 की ऊंचाई, ये K2 की ऊंचाई आपको याद ही करना है। इसकी ऊंचाई आपकी, अगर ऊंचाई पूछे आपसे तो ऊंचाई बता देना आप लोग। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है टोटल, ये आपको याद रखना है। क्लियर सभी का, आ रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, इसी में है आपकी काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम के दक्षिण में पड़ता है लद्दाख श्रेणी। अब यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गाडविन ऑस्टिन चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। और भी बहुत सारी चोटियाँ यहाँ पर इसी काराकोरम श्रेणी में, एक चोटी पड़ती है इधर, एक और चोटी पड़ती है इसी काराकोरम श्रेणी में दोस्तों, याद रखना। इसी काराकोरम श्रेणी में एक और चोटी पड़ती है, इस चोटी का नाम है हिंडन चोटी। कौन सी चोटी है, हिंडन चोटी। एक मिनट, हिंडन चोटी। हिंडन चोटी, और इस हिंडन चोटी की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों कितनी, 8068 मीटर। ये भी कहां पर, आपकी काराकोरम श्रेणी में ही पड़ती है। इसके बाद एक और चोटी है यहाँ पर, अब याद करना चाहो तो और भी बहुत सारी चोटियां, तो लेकिन जो मेन है उनकी बता देता हूं मैं। इधर एक और चोटी पड़ती है यहाँ पर, और इस चोटी का नाम है, इसी काराकोरम श्रेणी में पड़ती है भी, यहीं पे पड़ती है आपकी ब्रांड ड्रॉन, ब्रांडॉन चोटी। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये है 8000, इसकी ऊंचाई देख लेना आप लोग, 8047 मीटर। आराम से बनाओ इसको, आराम से समझो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, अपन को आराम से याद करना है अपन को। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, इसी में एक और पड़ती है, एक और आगे चल के एक पर्वत है छोटा सा, इसका नाम है केसर ब्रूक। क्या नाम है, केसर ब्रूक, केसर ब्रूक पर्वत। ये सब पड़ते हैं किधर, आपके ट्रांस हिमालय में। यानी कि ये कोई काम का नहीं है, अपना मेन हिमालय तो यहाँ से चालू होगा, लेकिन ये भी हिमालय की, अब ये तो हिमालय ही ना भैया, तो हिमालय का ऊपरी हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्लियर सभी का, ट्रांस हिमालय आपका कहाँ पर है दोस्तों, सबसे ऊपर है, जिस पे आपका काराकोरम श्रेणी पड़ती है। और काराकोरम श्रेणी में आपका कौन कौन सी चोटियाँ आती है, तो एक तो आपका आ जाएगा क्या, गाडविन ऑस्टिन, जिसे हम बोलते हैं K2, क्या बोलते हैं, गाडविन ऑस्टिन या फिर K2 की ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। और इसके बाद दोस्तों हिंडन चोटी पड़ती है यहीं पर काराकोरम में, हिंडन चोटी की ऊंचाई है दोस्तों 8068 मीटर। उसके बाद ब्रॉडड्रॉन चोटी है, उसकी ऊंचाई है 8047 मीटर। ये चोटियाँ पड़ती है आपकी काराकोरम श्रेणी में। थोड़ा टफ पड़ता है टॉपिक, लेकिन आपको ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन किताबों में याद नहीं होगा है, किताबों में थोड़ी मतलब थोड़ा सा क्या डाटा थोड़ा सा वो रहता ना, तो हम समझ नहीं पाते उस बात को, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लेना और याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो केसर ब्रूक, क्लियर सभी का, ये चोटी भी यहाँ पर पड़ती है, इसकी ऊंचाई वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। इतना क्लियर सभी का। अब मैं आगे बढ़ूँ क्या बोलो, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, अब इसके बाद अगला हमारा मेन हिमालय तो यहाँ से चालू होता है। मेन हिमालय अपना कहाँ से चालू होगा, यहीं से चालू होगा, इस लाइन से। ये आपका मेन हिमालय चालू होता है यहाँ से। मेन हिमालय तो आपका यहीं से चालू होता है, और इस मेन हिमालय को दोस्तों बोलते हैं क्या, इसमें हमेशा ये भी बर्फ से ढका रहता है, इसको बोला जाता है हिमाद्री। क्या बोलते हैं इसको, हिमाद्री बोलते हैं। और इस पे बड़ी बड़ी चोटियां हैं, इसलिए इसको बोलते हैं महान हिमालय, महान हिमालय। क्लियर सभी का। इसके नाम भी कभी पूछ लेता है, नाम भी याद होना चाहिए आप,
मेन हिमालय या इसी को बोलते हैं हिमाद्री या फिर इसी को बोलते हैं मान हिमालय। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये इसी के नाम है सबके। अब ध्यान देना आगे इस पर क्या क्या होता है। और ये हिमालय की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको, हिमालय की रीढ़ बोलते हैं इसको, इसी को हिमालय की रीढ़ बोलते हैं इसको। अब मैं देखता हूँ इस पर, बताता हूँ आपको कौन कौन सी जो है यहाँ पर चोटियाँ पड़ती है, वो देख लेते हैं अपन। अब ध्यान देना दोस्तों, इसी मेन हिमालय के ऊपर, इसी हिमाद्री के ऊपर या इसी को मान हिमालय बोलते हैं, इसी के ऊपर बहुत सारी चोटियाँ पड़ती है। अब वो बहुत सारी चोटियाँ कौन कौन सी तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी हिमालय पर जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों इसके ऊपर एक चोटी पड़ती, पर्वत चोटी। इस चोटी का नाम है नागा चोटी या नागा पर्वत। हालांकि नागा पर्वत आपके नागालैंड में भी है, लेकिन नागा पर्वत आपके जम्मू कश्मीर में भी है। एक नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और याद रखना, नागा पर्वत जम्मू कश्मीर वाला जो है उसकी ऊंचाई है दोस्तों 8126 मीटर। कितनी है? 8126 मीटर नागा पर्वत है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8126 मीटर। ठीक, नागा पर्वत नागालैंड में भी है। नागालैंड की जो पहाड़ियाँ उनको नागा पर्वत बोलते हैं वहाँ पर, और मियो लुसाई बोलते हैं मिजोरम में। ठीक है, मणिपुर में कुकी पर्वत बोलते हैं हिमालय को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हालांकि मैं बता दूंगा आपको पूरी बातें, पहले इसको देख लेते हैं। हिमाद्री यानी कि मान हिमालय पर सबसे ऊंचा पर्वत अपना यहाँ पर पड़ता कौन सा? जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते आगे, उत्तराखंड में पहुँच जाते हैं। उत्तराखंड में इसके ऊपर कुछ चोटियाँ हैं, जिसमें आपको बता दें नंदा देवी है, धौलागिरी है, ये इसके यहाँ पर चोटियाँ पड़ती है। तो ये उत्तराखंड में चोटी है यहाँ पर, जिसका नाम है नंदागिरी या नंदा देवी। नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी की जो ऊंचाई है दोस्तों, इसकी ऊंचाई भी कभी कभी मान लो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो नंदा देवी की ज़्यादा ऊंचाई नहीं, वैसे कम है इसकी दोस्तों 7000। इसकी ऊंचाई यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ जगह नहीं है। चलो इस लद्दाख चोटी को थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, ये तो दिख गया ना आपको, लद्दाख चोटी पड़ती है इधर, ठीक है, इसके दक्षिण में है ना। अब ध्यान देना आप लोग, इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों नंदा देवी की, ये ऊंचाई आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई है लगभग 7817 मीटर। कितनी मीटर है इसकी ऊंचाई? नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। जबकि नागा पर्वत की ऊंचाई है कितनी? 8126 मीटर। नागा पर्वत पड़ता कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और नंदा देवी की चोटी पड़ती कहाँ पर? आपके उत्तराखंड में। इसी उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड भी लिख रहा हूँ मैं साथ में, यहाँ पर देखिए राज्य का नाम भी साथ में लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे कि ये यहाँ पर है। उत्तराखंड में देखो और कौन सी चोटियाँ पड़ती है इस पर्वत के ऊपर, तो उत्तराखंड में एक और चोटी पड़ती है इसके ऊपर, उसका ध्यान देना आप लोग। यहीं पर एक और चोटी है दोस्तों, उत्तराखंड में इसके ऊपर एक चोटी है दोस्तों, जिसका नाम है धौलागिरी चोटी। कौन सी है यहाँ पर? धौलागिरी। और धौलागिरी भी अच्छी एग्जाम में पूछी जाती है, धौलागिरी भी बहुत बार आती है एग्जाम में। इस चोटी का नाम है क्या? धौलागिरी। धौलागिरी चोटी की जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई कितनी है ये आपके एग्जाम पूछ सकता है। तो याद रखना 8172 मीटर जो है धौलागिरी की चोटी की ऊंचाई है, 8172 मीटर। समझ में आया क्या? एक बार और समझा रहा हूं मैं पूरा। सबसे पहले मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, जो भी लोग नए जुड़े होंगे उनको भी समझा देता हूं, जो भी पुराने हैं उनको भी बता देता हूं। सूर्यकांत जी बोल रहे सर बताओ क्लास रोज लगती है क्या? बिल्कुल लगती है, रोज 5 बजे रोज लगती क्लास। मैं एक बार और समझा देता हूँ पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक। देखिए हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, और हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आज हिमालय खड़ा वहाँ पर पहले तैतीस सागर हुआ करता था। और मैंने आपको बताया भी था कि तैतीस सागर की जगह कैसे पहला हिमालय था, कैसा इसका हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसे ज्वालामुखी फटती है, उसके बाद हिमालय का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हिमालय को हम 22 देशांतरों में फैला हुआ है हमारा हिमालय। 7300 से अधिक की जो 92 चोटियाँ हिमालय पर स्थित है। इसके बाद हिमालय की टोटल जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। सबसे चौड़ा हिमालय कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा चौड़ाई हिमालय की है। वही सबसे कम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई मात्र 200 मीटर है। याद रखना आप लोग ना। अब ध्यान देना दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, और ये मीटर नहीं सॉरी यहाँ पर किलोमीटर आएगा इसमें।
है ना, 500 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में, ठीक है ना, किलोमीटर। अब ध्यान देना आगे, इसके बाद ध्यान देना आप लोग यहाँ पर पहुँच गए थे हम। ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों, ट्रांस हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, श्रेणी कौन सी आपकी, काराकोरम श्रेणी है। और काराकोरम श्रेणी में ही बहुत सारी चोटियाँ हैं। पहले इसमें आपका आएगा क्या, गॉडविन ऑस्टिन चोटी, जिसे हम बोलते हैं K2, का से काराकोरम, का से K2। याद रखना, काराकोरम श्रेणी में देखो एक श्रेणी होती है और उन श्रेणियों में बहुत सारी चोटियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो श्रेणी मतलब जानते हो ना आप लोग, एक मतलब बहुत सारी श्रेणी, जैसे अरावली की पर्वत श्रेणी नहीं है जो आपके अजमेर से चालू होती है तो कहाँ दिल्ली तक जाती है। तो कहने का मतलब एक श्रेणी होती है, जैसे सतपुड़ा की श्रेणियाँ जिसमें बहुत सारी चोटियाँ हैं, धूपगढ़ है, बहुत सारी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक श्रेणी होती है, उसमें बहुत सारी चोटियाँ हो सकती है। तो काराकोरम भी एक श्रेणी है जिसमें K2 है, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं जिसे हम, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी, 8611 मीटर। इसी काराकोरम श्रेणी के अंदर हिंडन चोटी पड़ती है और इसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी, 8068 मीटर। इसके बाद एक और चोटी पड़ती है यहाँ पर, कौन सी, एक और है दोस्तों, कौन सी, ब्रॉड ड्रॉन चोटी। इसी ब्रॉड ड्रॉन चोटी की ऊंचाई कितनी, 8047 मीटर। इसके बाद केसर ब्रूम भी चोटी पड़ती है, जो इतना छोटा है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको छोड़ो। इसके बाद देखना आगे, ये तो ऊपरी की बात हो रही है, यानी कि सबसे ऊपरी हिमालय की बात है। लेकिन हिमालय जो होता है मेन चालू यहाँ से होता है दोस्तों, यानी कि 3 पार्ट मेन है हिमालय के। और ये आपका हिमालय का, यानी कि जो बाहरी हिमालय का सबसे ऊपरी पार्ट कौन सा आपका, ट्रांस हिमालय, यानी कि सबसे ऊपरी हिमालय है ये। उसके बाद मेन हिमालय तो यहाँ से चालू होता है अपना, हिमाद्री बोलते हैं इसको, क्योंकि बर्फ से ढका रहता है ये भी। और दोस्तों यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं महान हिमालय को भी इसी को बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं, बोलो आप लोग, क्या आगे बढ़ा जाए। चौधरी गेमर जी बोले, सर कह रहे थे कि हिमालय का निर्माण 2 चट्टानों के टकराने से होता है, सर क्लियर कीजिए ऐसे कि कैसे उत्पन्न हुआ हिमालय। सर हिदान की ऊंचाई एक बार और बताना। हिंडन की ऊंचाई दिख रही होगी ना आपको, 8068 मीटर दिख रही है आपको, 8068 मीटर। बेटा बता तो दिया मैंने आपको पूरा डिटेल बताया है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, पूरा डिटेल बताया मैंने आपको कि किस प्रकार एक्चुअल में हिमालय बना है। मैंने इतना बेसिकली बता दिया आपको कि आपको मैंने ये भी बताया कि जिस प्रकार ज्वालामुखी फटती है, ज्वालामुखी क्यों फटती है, तो ज्वालामुखी ऐसे फटती है जैसे 2 चट्टानें आपस में टकराने के बाद उसमें क्या होता है, देखो जमीन के अंदर क्या होता है, खनिज भी होता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जमीन के अंदर, लोहा आइस की भी होता है। जब ये चट्टानें टकराएगी, और इन्हीं चट्टानों में तो खनिज पाया जाता है, जब ये चट्टानें टकराती है और टकराने के बाद दोस्तों इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लावा बनता है, गर्म लावा बनता है, गैसेस उत्पन्न होती है बहुत सारी। अब ये बिल्कुल पिघल जाता है, पिघलने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ये गैसेस क्या होती है दोस्तों, निकलने के लिए जगह चाहिए इनको। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पर भारी मात्रा में वजन होता है, समुद्र वाले एरिया में या महासागर वाले एरिया में पानी का वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत लागू होता है और प्लेट में विवर्तन होता है। प्लेट में जब विवर्तन होता है तो प्लेटें आपस में टकराती है, और टकराने के बाद इनमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, लावा बनता है, और यही लावा गैसेस के साथ साथ उत्पन्न होता है बाहर। जमीन का सी न चिरते हुए, पृथ्वी को तोड़ते हुए बाहर निकलता है लावा, और बहुत ही अधिक मात्रा में दोस्तों समुद्री वाले एरिया में ज़्यादा फूटता है। ज्वालामुखी कोई फिक्स नहीं कहीं फूटे हो, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि महासागरों में ही ज्वालामुखी ज़्यादा फटती है, क्योंकि आप सभी को पता है पानी का वजन होता है, आसानी से चट्टानें जो है इधर उधर डामाडोल हो जाती थोड़ी बहुत। तो कहने का मतलब ये है कि वहीं वाले ज़्यादा इलाके वहीं होते हैं जहाँ पर सागर भरा रहता है, वहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा फटती है। तो ये क्या होता है, ज्वालामुखी आती है ऊपर, अब वो तो लावा होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो जो पानी होता है दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, पानी बिल्कुल वाष्प में बदल जाता है। और यहीं पर जहाँ पर पहले आज हिमालय खड़ा है, पहले 33 सागर हुआ करता था, और 33 सागर की जगह ही आज क्या खड़ा है, हिमालय खड़ा है। आया क्या समझ में सभी को, क्लियर सभी का। हरीश तिवारी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए क्लियर सभी का यहाँ तक, कोई समस्या सर, क्लास टाइमिंग कब तक चलेगा। देखिए क्लास का टाइमिंग रोज़ रहता है अपना, और क्लास अपनी रोज़ चलती है 5 बजे से, तो 5 से 6 डेली क्लास चलती है। आप लोग डेली आइएगा, आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ूँ,
हिमाद्री जो महान हिमालय दोस्तों, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि इसमें नागा पर्वत है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और मेन हिमालय जो है यही होता है अपना, जिसे हिमाद्री या महान हिमालय या फिर हिमालय की रीढ़ की हड्डी भी से बोलते हैं। इसके बाद देखना नागा पर्वत की ऊंचाई मैंने बता दी 8126 मीटर। इसके बाद नंदा देवी की जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। इसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में ही कौन सी है, इसमें धौलागिरी है, और धौलागिरी की ऊंचाई कितनी, 8172 मीटर। इसी महान हिमालय पर दोस्तों एक और पर्वत पड़ता अपना, कौन सा, इसी पर हिमालय पर एक और पर्वत पड़ता, कौन सा आपका यहाँ पर, ध्यान देना दोस्तों, मेकालू पर्वत। ये मेकालू जो है ना, ये भी इसी पर है, मेकालू। आप सभी को दिख तो रहा ना अच्छे से, मेकालू पर्वत। और मेकालू पर्वत भी काफ़ी ऊंचा है दोस्तों, लगभग ये 84-81 मीटर इसकी ऊंचाई है, इनकी 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है मेकालू पर्वत की। आया समझ में सभी को। अब इसमें ये फैला हुआ नाम से बारबतक, कहते हैं कि इसमें एवरेस्ट भी आता है बीच में। अब उत्तराखंड के बाद दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं बची हमारे पास, तो मैं इसको थोड़ा पास में लिख देता हूँ। और यहीं पर आपका इसी पर, यहीं पर एवरेस्ट है। एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। एक्चुअल में इनके नाम एक काम करते हैं पर नीचे लिखते हैं ताकि अपने पास जगह आ जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से पतली इसमें बनाता हूँ ताकि जगह बनेगी हमारे पास, है ना। इसको ऐसे बनाता हूँ ताकि जगह बने हमारे पास, है ना। चल एक मिनट और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं अपन ताकि कोई दिक्कत नहीं आए अपन को। चलिए नंदा देवी को अपन लिखते हैं इधर। जगह अपना बन जाएगी, टेंशन ना लो। नंदा देवी की चोटी यहां पर है, माना कि यहां पर नंदा देवी। नंदा देवी की चोटी की ऊंचाई कितनी है, अभी बताई मैंने आपको, कितनी थी, 7817 मीटर। ठीक। अब दोस्तों एवरेस्ट को बीच में लाते हैं क्योंकि नेपाल में आपका एवरेस्ट पड़ता है। थोड़ा सा धौलावीरा को भी इधर कर लेते हैं अपन, धौलावीरा को भी अपन यहाँ से उठा के इधर कर लेते हैं। धौलावीरा, धौलागिरा, सॉरी धौलावीरा नहीं, धौलागिरा। धौलागिरा के बारे में सुनो, धौलागिरा को भी अपन का रख लेते हैं इधर, धौलागिरा, ताकि जगह बन जाएगी अपने पास। और ये कौन सी हो गई आपकी, धौलागिरी। अब धौलागिरी जो चोटी है दोस्तों, इसके बारे में सुनिए आप लोग। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है, 8172 मीटर। धौलागिरी जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 8172 मीटर है धौलागिरी चोटी की ऊंचाई। अब मैं आगे बात करता हूं। जी सर्वोच्च हिमालय कोई भी महान हिमालय कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सपना कुछ जी, बिल्कुल कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। मेकालू पर्वत आपका नेपाल साइड पड़ता है। और अब ध्यान देना आप लोग, इस पर दोस्तों एक बहुत बड़ा हिमालय है। अब नेपाल लग जाता है यहां से, ध्यान देना ये नेपाल में है। और दोस्तों नेपाल में यहां पर एक बहुत ऊंची चोटी है इसके ऊपर, इसका नाम है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है यहां पर, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट दोस्तों महान हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में नहीं है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप सभी बताओ, कमेंट करके फटाफट बता दो मुझे। माउंट एवरेस्ट की तो ऊंचाई होना ही चाहिए, तुम बताओ क्या होगा, कौन बताएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, आशीता शर्मा ने बता दी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8848 मीटर। कहीं जगह आपको इसका 50 भी मिलता है, 8850 मीटर, और कहीं जगह आपको 8848 मिलेगा। लेकिन सही क्या माने हम, तो सही आपकी यही है। वो तो बर्फ के कारण जितनी बर्फ जम जाती है ना तो 50 हो जाती है, जब बर्फ नहीं रहती तो फिर 48 ही रहती है। ठीक है ना। तो गलती से आप 50 बोला, 50 अगर बोलो भी आप तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले तो फिर आप वो लगा सकते हैं। वो तो बर्फ की ऊंचाई है, बर्फ इतना ढक सकता है बर्फ।
तो बर्फ के कारण अगर बर्फ को जोड़ ले तो फिर अपन 50 हो जाती है, लेकिन अपने को तो मूल रूप से यही है अपनी, तो 8,848 मीटर ही सही है, यही लगाना है। ठीक है, क्लियर सभी का। अब मैं आगे बढ़ूं, चलो दोस्तों नेपाल में है, ये कहां पर है? नेपाल में, ये नेपाल में। और नेपाल में दोस्तों इसे सागर माता बोलते हैं, नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? सागर माता। आप सभी को पता हो तो नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? सागर माता बोला जाता है। सागर माता सही से दिख रहा क्या? हाँ, सागर माथा मतलब जानते हैं ना, माथा मतलब क्या होता है? माथा मतलब सर होता है, नेपाल का सर यही है, माथा मतलब सर, यानी कि सागर माथा। सागर माथा नेपाल, क्लियर सभी का। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों मैंने आपको बता दी 8,848 मीटर है, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं है ना। इसके आगे पड़ता है दोस्तों मेकालू पर्वत, और मेकालू पर्वत पड़ता है आपका यहीं नेपाल में। थोड़ा सा इसको पास में लेके आते हैं पर मेकालू को, और मेकालू को भी आपके इसके पास में आके रख देते हैं, यहीं पर है आपका मेकालू पर्वत। मेकालू पर्वत, मेकालू पर्वत दोस्तों, मेकालू पर्वत की जो ऊंचाई है ना, ये कितनी है? तो मेकालू पर्वत की ऊंचाई है, अभी मैंने आपको लिखवाई रखी थी यहाँ पर, आप सभी को पता है मेकालू पर्वत की ऊंचाई जो कितनी है। तो मेकालू पर्वत की जो ऊंचाई है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर, 8481, ठीक है ना, 8481 मीटर। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे बढ़े अपन। अब दोस्तों हम पहुंच जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में जैसे आप पहुंचते हैं तो ध्यान देना यहाँ पर, सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में इसके ऊपर एक पर्वत है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत की, अगर भारत में स्थित पूछे आपसे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों यही है आपकी। ये कहाँ की बात है? सिक्किम की बात है। कहाँ की बात है? सिक्किम की। और सिक्किम में ध्यान देना दोस्तों, इसका नाम है क्या? कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो चोटी है दोस्तों, ये आपकी पड़ती कहाँ पर? सिक्किम में। और कंचनजंगा की चोटी भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। क्योंकि देखो आपका ये गार्डविन ऑस्टिन भी भारत में नहीं है तो भारत की, लेकिन भारत में नहीं है, अब वो तो ना के बराबर ही है ना। अभी तो नहीं है ना, होगी तब हो जाएगी, लेकिन अभी तो कहाँ है? अक्सर चीन में है, लेकिन है भारत की। अब प्रश्न आएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गार्डविन ऑस्टिन ही बताना है, बताना तो यही है। लेकिन अगर प्रश्न ये बोल दे आपसे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर गार्डविन ऑस्टिन आएगा, फिर आएगा क्या? कंचनजंगा, ठीक है। और कंचनजंगा की ऊंचाई तो आप सभी को पता होगी, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है तो आप सभी को पता है, 8,598 मीटर। कितनी है? 8,598 मीटर। आठ 8,598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। मेरे पीछे आ गई कंचनजंगा, तो दिख नहीं रही होगी आपको, मैं इधर लिख देता हूँ। कंचनजंगा मेरे पीछे आ गई ना, तो कंचनजंगा की ऊंचाई मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, आठ 8,598 मीटर, ठीक है। 8,598 मीटर है कंचनजंगा की ऊंचाई। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा टफ है, मुझे पता है, नहीं आएगा समझ में, एक बार में नहीं आएगा, एक दो बार देखने पर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा देख लेना एक दो बार, वो तो ऐसे ही है भाई, टॉप टॉपिक पढ़ता है तो वैसे ही करना पड़ता है। अब टॉप टॉपिक है पढ़ना भी जरूरी, तो वही है कि 2-3 बार देखो उसको, छोड़ तो सकते नहीं हो, और छोड़ के आज छोड़ दोगे वो एग्जाम में आएगा, फिर क्या करोगे? दिक्कत तो तब भी है ना। इससे अच्छा है कि अपन को पढ़ ही लो इसको। और मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको आराम से याद हो जाएगा, इससे पढ़ोगे तो हो जाएगा, वैसे पढ़ोगे तो नहीं होगा, किताबों में तो याद नहीं होगा अच्छा नहीं, क्योंकि किताबों में समझाने वाला होना चाहिए आप, और समझ में आपको आता नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको 1-2 बार देखना अच्छे से वीडियो को, मैं कह रहा हूँ आपको याद हो जाएगा, 2-1 बार में तो हो ही जाएगा। वैसे अभी तो मैं समझा दूंगा आपको, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए क्लियर सभी का दोस्तों, यहाँ तक आगे बढ़े अपन।
चलिए बहुत बढ़िया। माखन सिलावट, सर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अभी कुछ दिनों पहले वर्तमान में नापी गई थी तो उसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर हो गई है। हाँ थोड़ी सी बढ़ गई है अभी, हाँ अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार थोड़ी बढ़ गई है इसकी, 88 पॉइंट में लगा देना, है ना। हाँ 88 पॉइंट में आ जाएगा इसका, ठीक है, सॉरी 86 पॉइंट में आ जाएगा इसके ना, ठीक। चलिए आगे बढ़े अपन। कोई डाउट तो नहीं है? मैं आपके कमेंट भी लेट देखता हूँ, है ना। कोई डाउट आए तो बता देना आपने। चलो आगे बढ़ूँ फिर मैं। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए जनता कैफे, सर एवरेस्ट की हाइट जनता कैफे, अरे चलिए आगे बढ़े। देखिए याद रखना इधर जो आपका, याद रखना आप लोग, इधर से हिमालय धीरे धीरे घटता जाता है। आप सभी को पता है कि सर्वाधिक हिमालय जो था, अब वो तो ऐसा होता है यार, जो चट्टानें जहाँ पर ज़्यादा लावा जम गया वहाँ पर चट्टानें बड़ी होगी, वहाँ पर चोटियाँ भी बड़ी होगी, तो लावे के ऊपर डिपेंड करता है। अब इधर धीरे धीरे कम फैला होगा लावा, इसलिए यहाँ की चोटियाँ कम है ना। तो इधर वाले क्षेत्र में कम ऊँची चोटियाँ, इधर ज़्यादा ऊँची चोटियाँ, ठीक है। बीच वाले एरिया में ज़्यादा लावा उत्पन्न हुआ था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ी चोटियाँ हो गई, ऊँची हो गई बीच वाले में, ठीक। अब धनुषाकार है तो पूरा। चलो आगे बढ़ूँ दोस्तों, बोलो। अब लास्ट जो चोटी है दोस्तों सबसे ऊंची हमारे इस हिमालय के ऊपर, वो है आपकी कौन सी? नामचा बारवा, नामचा बारवा पर्वत सबसे लास्ट में सबसे ऊंचा है, नामचा बारवा, ठीक है। और नामचा बारवा पड़ता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बारवा, नामचा बारवा। दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? नामचा बारवा दिख रहा नहीं दिख रहा? लास्ट में मेरे पीछे आ गया हो तो मैं एक तरफ हो जाने दो मेरे को। अब दिख रहा होगा, दिख रहा आप लोगों को? हाँ अब दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, नामचा बारवा, ठीक है। और ये नामचा बारवा पड़ता है कहाँ पर? आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये नामचा बारवा भी नहीं दिख रहा शायद आपको, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि दिख जाएगा आपको। नामचा बारवा, ठीक है। और नामचा बारवे की जो ऊंचाई है दोस्तों वो याद रखना आप लोग कितनी है। नामचा बारवा पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ये ऊंचाई है आपकी 7,756 मीटर, 7,756 मीटर नामचा बारवा पर्वत। हो जाएगा क्या याद? नीचे लिख दिया वैसे मैंने तो, मेरे नीचे लिख दिया मैंने, यहीं पर लिख दिया नीचे, देखो आप नीचे देखो, नीचे दिख गया सभी को? ये देखो लिखा है, ये लिख रहा ना, दिख रहा आपको यहाँ पर? ये देखो नीचे 7,756 मीटर दिख रहा होगा, पट्टी पे लिखा हुआ देखो आप। चलिए आगे बढ़े अपन। क्लियर सभी का? अच्छा मेरे ऊपर दिख रहा सब, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। क्लियर सभी का? यहां तक क्लियर हो ना? अब दोस्तों ये तो हो गया आपका कौन सा हिमालय? ये मान हिमालय है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके अलग अलग लाइनें भी हैं, इनको अलग अलग लाइनों से बांटा गया है। वो लाइनें भी अगर आप बोलोगे तो मैं उनको बता दूंगा आपको आगे, और कौन कौन सी लाइनें हैं तो वो भी बता देंगे आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका हिमालय हो गया ये वाला। अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बता देता हूँ आपको, डिज़ाइन कर देता हूँ इसको ताकि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। वापस वैसे ही कर देते हैं जैसा सब है।
चलो ठीक है, क्लियर सभी का। आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे वाले हिमालय के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीच वाले हिमालय की। बीच वाला हिमालय है थोड़ा छोटा है, लघु हिमालय। बीच वाला हिमालय कैसा हिमालय? लघु हिमालय। ये हमारे मतलब अच्छा खासा ये भी लघु हिमालय तो है, लेकिन छोटा है, मध्य वाला हिमालय, या इसी को बीच वाला भी बोल सकते हैं आप, मध्य वाला। इसी का क्या नाम है? मध्य हिमालय। तो लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय इसी को बोलते हैं। अब इनकी चोटियां देखो, इस पर कौन कौन सी चोटियां हैं वो देखो आप लोग। इस पर दोस्तों आपकी जितनी भी जैसे घाटियां वगैरह, जितनी भी आपके दर्रे वगैरह है, दर्रे ज़्यादातर आपके लघु हिमालय में मिलेंगे आपको। जितने भी दर्रे हैं, है ना, वो दर्रे आपको यहीं पे मिलेंगे लघु हिमालय में। इसके बाद में जो चोटियां हैं, जैसे जितने भी हनीमून वाला इलाका है, हनीमून में पर जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो सब यहीं जाते हैं, लघु हिमालय वाले, मध्य हिमालय वाले पार्ट में। अब यहाँ पर क्या है, जैसे शिमला है, मसूरी है ना, और बहुत सारा इलाका है, शिमला है, मसूरी है ना, बहुत सारे इलाके हैं जो घूमने वाले जो एरिया होते हैं वो सब कहाँ पर है आपके? कांगड़ा घाटी है, मसूरी है, कुल्लू घाटी है, डलहौजी है ना, दार्जिलिंग है जो कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो भी इसी में है। तो कहने का मतलब ये है कि इस हिमालय में घूमने लायक जगह अच्छी है, हनीमून वाला इलाका है पूरा का पूरा। इसलिए दोस्तों याद रखना, ये इसमें ये आएगा, ठीक है ना। तो लघु हिमालय में देख लो एक बार, घाटे हैं ज़्यादातर इसमें, तो जैसे शिमला घाटी, तो शिमला घाटी इसमें आती है, घाटें ज़्यादा आती है इसमें ना, शिमला घाटी। इसके बाद मसूरी, इसके बाद इसमें है आपका मसूरी के बाद कांगड़ा घाटी। प्रश्न आता है एग्जाम में, कांगड़ा घाटी किस हिमालय में है? प्रश्न आ गया, क्या करोगे तुम लोग? इसलिए याद करना इसको ना। मसूरी है, शिमला घाटी है, मसूरी है, कांगड़ा घाटी है, डलहौजी है, डलहौजी भी यहीं पड़ता है। डलहौजी है, साथ ही साथ इसमें और भी आपका आएगा कुल्लू घाटी, तो कुल्लू घाटी भी यहीं पर पड़ती है आपके ना, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी भी यहीं पर पड़ती है आपकी। तो शिमला घाटी, मसूरी, कांगड़ा, डलहौजी, कुल्लू घाटी, ये सब कहाँ पर है दोस्तों? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय में पड़ते हैं। अब इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस इतना याद कर लेना आप। तो लघु हिमालय में शिमला घाटी, मसूरी, कांगड़ा घाटी, डलहौजी, कुल्लू घाटी, है ना। दार्जिलिंग भी याद कर लेना, लास्ट में दार्जिलिंग पड़ता है इसके ऊपर। लास्ट में क्या है? दार्जिलिंग। आप इसका नोट्स बनाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, नोट्स बना लेना, फ्री होकर वापस देख लेना क्लास को। दार्जिलिंग, अगर हिमालय को पढ़ना ही है तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हिमालय याद होगा दोस्तों। दार्जिलिंग, ठीक है। और दार्जिलिंग की चोटी भी इसमें पड़ती है। दार्जिलिंग में सर्वाधिक चाय होती है दोस्तों, याद रखना। भारत में सर्वाधिक चाय अगर कहीं बनती है, उत्पन्न होती है, तो आपकी दार्जिलिंग में होती है। दार्जिलिंग वैसे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। राज्य पूछे तो फिर असम लगा देना, लेकिन अगर पूछे स्थान की कहाँ पर ज़्यादा होती चाय, तो फिर दार्जिलिंग में ही होती है, और दार्जिलिंग पड़ता पश्चिम बंगाल में, ठीक है। क्लियर सभी का? यह वादियाँ, यह पहाड़ हमें यहीं रोक लेते हैं, हम जब जब इन्हें देखें यादों में खो जाते हैं। क्या बात, वाह, क्या गजब। चलो आगे बढ़े। अब ध्यान देना दोस्तों, आगे अगला हमारा आएगा लास्ट और अंतिम हिमालय है। और इस अंतिम और लास्ट हिमालय का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्या है? शिवालिक हिमालय। लास्ट वाला और अंतिम वाला कौन सा आपका? शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय, लास्ट और अंतिम है ये शिवालिक हिमालय। इसी को दोस्तों बोलते हैं हम क्या, बाहरी हिमालय। जबकि आंतरिक हिमालय कौन सा दोस्तों, इसे आंतरिक भी बोल सकते हैं आप लोग, ये है आंतरिक, लघु या आंतरिक इसे बोलते हैं, ठीक है ना, आंतरिक हिमालय। लघु आंतरिक हिमालय या मध्य हिमालय भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। जबकि शिवालिक हिमालय को आप बाहरी हिमालय भी बोल सकते हैं, ठीक है। शिवालिक ही बोल दो आप तो शिवालिक से आएगा प्रश्न, ठीक है ना। अब ध्यान देना दोस्तों, आगे इस शिवालिक हिमालय पर कोई ज़्यादा चोटियाँ नहीं है। शिवालिक हिमालय में छोटी मोटी जितनी भी चोटियाँ हैं वो सब इसमें पड़ती है आपकी शिवालिक हिमालय में। और शिवालिक हिमालय पर ज़्यादा चोटियाँ नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत चोटियाँ जिसमें आपकी अगर देखा जाए तो जो मेघालय वगैरह ये पड़ता है, मेघालय में पहाड़ियाँ हैं जैसे आप जानते हैं जयंतिया और गारो खासी जयंतिया, ये सब पहाड़ियाँ आपकी मेघालय की पड़ती है ना। नागा पर्वत, कुक्की पर्वत, ये सब शिवालिक के में आता है। एक मिनट रुकना अभी आप लोग, एक मिनट इसको चार्ज लगाया है। चलो ठीक है, करें स्टार्ट। यहां तक क्लियर हुआ सभी का। कुकी पर्वत, नागा पर्वत ये सब दोस्तों इसी में आते हैं, और गारो खासी जयंतियां भी इसी में आती हैं। ठीक है जी, क्लियर सभी का। ओके आगे बढ़े अपन। क्या आपको समझ में आया इतना? बस ज़्यादा नहीं है, शिवालिक हिमालय तो नॉर्मल है, वो तो सबको याद हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। इन हिमालय के तीनों पार्ट के अलग अलग लाइनें हैं इनके बीच में, उन लाइनों को बांट लेते हैं अपन और एक एक लाइन के बारे में हम जान लेते हैं। दो हिमालय, उनमें कौन कौन सी लाइनें हैं, उन लाइनों के बारे में, कौन सी लाइन किसको अलग करती है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए सबसे पहले ये वाला देखते हैं अपन। इनमें लाइनें हैं अलग अलग, हिमालय को अलग करने वाली लाइनें, हिमालय को हिमालय को अलग करने वाली रेखा है, ठीक है ना। अलग अलग लाइनें जो है हिमालय को अलग करती है, और वो अलग करने वाली लाइनें कोई हमें देखना है, ठीक है। चलो देखें अपन एक एक लाइन को देखते हैं, कौन सी लाइन किसको अलग करती है, कौन सी हिमालय को अलग करती है। पहले तो हिमालय के नाम याद होना चाहिए आपको, ये कौन सा हिमालय कौन सा हिमालय, तो आप सभी को पता है, मैंने बताया आज ही कि कौन सा हिमालय कौन सा है। तो आप सबको पता है कि ऊपरी वाला हिमालय हमारा कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक। और ये कौन सा हिमालय आपका, महान हिमालय या मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, या लास्ट में लिख देता हूं, यहां पर बीच में गड़बड़ नहीं करते इसको। एक मिनट, ये वाला चल रहा था ना, ठीक, एक मिनट मैं इसको लास्ट में लिख देता हूं यहां पर आगे, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आप लोगों को। देखो ये आपका कौन सा है, मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय। और ये आपका कौन सा, लघु हिमालय, लघु हिमालय। एक मिनट, ये आपका कौन सा है, लघु हिमालय। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में पड़ता आपका कौन सा,
ट्रांस हिमालय हो गया अपना, मध्य हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, और लास्ट बचा आपका कौन सा, शिवालिक हिमालय। चलो क्लियर सभी का, कोई समस्या तो नहीं है किसी को। ये आपको हिमालय को अलग करने वाली रेखा 1 नंबर की पूछता है एग्जाम में, और आता ही ये प्रश्न। तो ये मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। ये सबसे ऊपर आपका कौन सा, ट्रांस हिमालय, उसके बाद आपका कौन सा, लघु हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, उसके बाद आपका लघु हिमालय, उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय। इन सभी को अलग करने वाली रेखाएं आपसे पूछ रहा है एग्जाम में, और वो रेखाएं ही दोस्तों याद रखना बहुत महत्वपूर्ण, वही है आपकी, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब मैं रेखाएं बना देता हूँ आपके, कौन कौन सी रेखा किसको अलग करती है। याद रखना, इन दोनों के बीच में एक रेखा है, इस रेखा का नाम याद होना चाहिए आपको। इन दोनों के बीच में भी एक रेखा है, इस रेखा का नाम भी आपको याद होना चाहिए। और इनके बीच में भी एक रेखा है, इस रेखा का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इन रेखाएं जो लाल लाल रेखाएं दिख रही ना, इनका नाम है आपको याद होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। याद रखना दोस्तों, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो रेखा है, इस रेखा का नाम है सेचर रेखा। क्या नाम है इसका, सेचर रेखा। इसे हम बोलते हैं दोस्तों सेचर लाइन। सर सेचर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस लाइन का निरीक्षण किया था, इसलिए दोस्तों उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया सेचर, ठीक है। तो सेचर लाइन किन किन के बीच में है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में दोस्तों सेचर लाइन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा बताया जाता है सेचर के बारे में। तो याद रखना दोस्तों, सेचर जो है, सेचर लाइन किन किन के बीच में है, ट्रांस हिमालय को और मध्य हिमालय को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है क्या, सेचर लाइन। क्या समझ में आ रहा सभी को, सेचर लाइन क्लियर सभी का। अब ध्यान देना आगे, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो रेखा है दोस्तों, इसका क्या नाम है, इसके बारे में सुनो। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। जो आपका मध्य हिमालय और लघु हिमालय दोस्तों, इनके बीच में एक रेखा है, इस रेखा का नाम है मेन थ्रस्ट रेखा, सॉरी मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। इसको मिटाता हूं मैं, एक मिनट मिट गया, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। ध्यान देना, हम देख रहे हैं क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन, या इसी को बोलते हैं दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा, ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा। और इसके बाद दोस्तों लास्ट पड़ती है आपकी कौन सी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा। लास्ट वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं इसको। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा। क्या समझ में आया दोस्तों आप लोगों को, क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को, है ना, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है ऐसी आप लोगों से। देखो सबसे पहले ऊपर सेचर लाइन जो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, सबसे ऊपर सेचर लाइन, फिर बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन, फिर आपकी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट लाइन, ठीक है। तो हिमालय, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी हो जाएगी आपकी,
सेचर लाइन हो जाएगी, और इसके बाद मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपकी कौन सी हो जाएगी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन हो जाएगी, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आपकी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट लाइन हो जाएगी। यहाँ से एक नंबर आएगा, प्रश्न पूछता आपसे और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। क्लियर सभी का। और दोस्तों चोटियों से प्रश्न आएंगे, चोटियों से पूछेगा आपसे प्रश्न, कौन सी चोटी किस पर, कौन से हिमालय पर है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, चोटियों से प्रश्न आता है एग्जाम में। मैं आपको एक बार नहीं 2-3 बार समझा दूंगा, लेकिन याद होना ही चाहिए आप। तो सेचर लाइन समझ में आया सभी को, सेचर लाइन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन और आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट लाइन। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट लाइन, ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, ये आपका कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये मध्य हिमालय, और ये आपका लघु हिमालय, और ये आपका शिवालिक हिमालय, और ये आपकी बीच की जो लाइन है उसका नाम है, ठीक है ना, राइट। एक मिनट, इसमें फालतू मेरे पर नहीं कर दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े दोस्तों अपन। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया सभी का, बोलिए आप लोग, ठीक है ना, क्लियर है सभी का। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं एक बार और समझा देता हूं आप लोगों को, एक बार और समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर। सर ये एक वीडियो, ये वीडियो मिल जाएगा ना बाद में, और ये मिल जाएगा आपको बाद में, मिल जाएगा, है ना, देखना आराम से। अब मैं आपको एक बार शुरू से समझा देता हूं। सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, आप सभी को पता है कि जब चट्टानें आपस में टकराती हैं, तो जब आपस में चट्टान टकराती है तो अंगारा लैंड प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अपनी गोंडवाना लैंड प्लेट आपस में टकराने के बाद दोस्तों मैग्मा बनता है, गैसें बनती, लावा बनता है, और यही गैसेस क्या करती है, फिर लावा के साथ साथ ऊपर आती है। बहुत ज़्यादा गर्म मात्रा में ये जो है रहता है, पिघला हुआ रहता है, बिल्कुल गर्म पिघला हुआ रहता है, और ये दोस्तों क्या करता है, धरती का सीना चीरते हुए बाहर निकलता है। इस प्रकार से आप सभी को पता होगा कि जब ये निकलता है और निकलने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पर जमता जाता है, जमता जाता है और जमता जाता है, धीरे धीरे ये जमता जाता है दोस्तों, और इस प्रकार से जमता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, और इस प्रकार से ये क्या करता है, एक हिमालय का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से इनके यहाँ पर्वत बनता है, और पर्वत बनने के बाद ऐसा पर्वत बन जाता है क्योंकि पूरा जम जाता है, ठीक है, ये पूरा इस प्रकार से जम जाता है, और जमने के बाद ये ऐसा ऐसा एक आकार बनता जाता है, ये बनता जाता है, निकलता जाता है, जमता जाता है, जमता जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से पर्वत बनता है। इधर से तो बन गया, अब ये निकल के आधा इधर गिरेगा, आधा इधर भी गिरेगा, आधा इधर गिरेगा, आधा इधर गिरेगा। इस प्रकार से जमता जाता है और निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, और ये जमता जाता है, ठीक है, क्लियर, ये जमता जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जमता जाता है और जमता जाता है, जमता जाता है, और इस प्रकार से जो है दोस्तों पर्वत पहाड़ बनते जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे और फिर निकला, फिर एक और पर्वत इधर बन गया। आप सभी को पता है इस तरह से पर्वत बनते जाते हैं, ठीक है। हिमालय का निर्माण ऐसे होता है। और इधर और बता दें आपको, है ना, इधर जैसे इधर आपके पेड़ पौधे रहते हैं, इधर पेड़ पौधे भी लगे रहते हैं इसमें, है ना, इधर पेड़ पौधे लगे रहते हैं। देखो आप नज़ारा देखते जाना आप, है ना, नज़ारा बता रहा हूँ मैं आपको। ये पेड़ पौधे लग रहे हैं इधर, ठीक है, ये पेड़ पौधे लग रहे हैं इधर, है ना, और ये पानी भरा, इधर पानी भर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। इधर पानी भरा है इधर, ठीक है, ये पानी भरा इधर, ठीक है। अब ये धरती है अंदर, ये यहाँ से धरती है, ये पानी भरा था यहाँ पर, अब पानी भरा था, इसके ऊपर क्या बन गया, पर्वत बन गया, और यहाँ पर नीचे ये चट्टानें थी अंदर, ठीक है। ऊपर सूर्य है, ऊपर सूर्य हो जाएगा, यहाँ सूर्य बना देता हूँ आपके लिए। लो ये सूर्य भगवान है इधर आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है, पूरा नज़ारा ही चेंज कर दिया मैंने देखते देखते, ठीक है ना। ये इधर कौवे उड़ के जा रहे हैं, देखो आप, ये कौवे उड़ के जा रहे हैं इधर, ठीक है, ये कौवे उड़ के जा रहे हैं इधर, ठीक है, उड़ रहे कौवे, चलो, है ना, ये पेड़ है आपका, है ठीक है, चलो ओके, चलिए आया क्या समझ में, हाँ, मैंने नज़ारा ही चेंज कर दिया आपका।
इस तरह से जो है अब पर्वत बन गया। देखो आप पहले नहीं था पर्वत, पर्वत बन गया ना आप। चलो आगे बढ़े अपन। सूर्य भगवान अच्छे से नहीं बन पाए ना, कोई बात नहीं, ठीक है। वो तो मैंने बस ऐसे बेसिकली समझाने के लिए बनाया आपको, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इस तरह से दोस्तों हमारे हिमालय का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, कोई समस्या वाली बात नहीं आए, नहीं समझ में आए तो एक दो बार और समझना, आराम से मैं कहता हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है, आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपन, कोई समस्या तो नहीं है, बोलो। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये सूर्य और बना देते हैं आपके। चलो आगे बढ़े, ओके। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है बेसिक जानकारी, हिमालय की चौड़ाई वगैरह 22 देशांतरों में है और 7,300 से अधिक जो है यहाँ पर चोटियाँ है, 92 चोटियाँ हिमालय पर है। इसके बाद 2400 किलोमीटर से में फैला हुआ है। ये दी जानकारी है जो दोस्तों याद रखना। हिमालय की आकृति कैसी है, धनुषाकार, ठीक है ना, हिमालय की आकृति धनुषाकार है। इसके बाद ये सारी चोटियाँ हैं, एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेना आराम से और देख लीजिए आप लोग। ऊंचाई इसकी कितनी है, 8,000। चलो मैं एक बार समझा ही देता हूँ पूरा। देखिए सबसे पहले हमने देखा था क्या कि सबसे पहले हमारा हिमालय कौन सा था, सबसे पहले हमारा हिमालय है आपका कौन सा, तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय दोस्तों, इस ट्रांस हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, श्रेणी कौन सी है सबसे बड़ी, काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय पर सबसे ऊंची सबसे बड़ी श्रेणी आपकी कौन सी है, आपकी है आपकी काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है दोस्तों क्या, का से काराकोरम, का से केटू, और केटू को हम बोलते हैं क्या, गॉडविन आस्टिन। गॉडविन आस्टिन बोलते हैं केटू को। और याद रखना दोस्तों केटू की जो ऊंचाई है ये है आपकी 8,611 मीटर। कितनी है, 8,611 मीटर है। इसके बाद ध्यान देना हिंडन चोटी, हिंडन चोटी की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, 8,068 मीटर है हिंडन चोटी की ऊंचाई। इसके बाद इसी पर है ब्रॉड रन की ऊंचाई, ब्रॉड रन चोटी, और ब्रॉड रन चोटी की ऊंचाई कितनी, 8,047 मीटर। इसके बाद इसी पे है केशव ब्रूम चोटी। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों अगला हमारा है क्या, अगला हमारा था मेन हिमालय। जो मेन हिमालय है उसके बारे में ध्यान से सुनना आप लोग। जो मेन हिमालय है इसको हिमाद्री भी बोलते हैं और इसी को मान हिमालय भी बोलते हैं। ध्यान देना दोस्तों इस पे आपका कौन सा, नागा पर्वत। और नागा पर्वत के बारे में सुनना कहानी। नागा पर्वत जो है दोस्तों, इस नागा पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,126 मीटर है। इसके बाद ध्यान देना यहाँ पर पड़ता है नीचे क्या, नंदा देवी, और नंदा देवी की चोटी की ऊंचाई कितनी, 7,817 मीटर। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों अगले जो हमारी चोटी है उसका नाम है क्या, धौलागिरा या धौलागिरी। और धौलागिरी चोटी की ऊंचाई है दोस्तों कितनी, 8,172 मीटर। इसके बाद ध्यान देना अगली हमारी चोटी है, और अगली चोटी का नाम है क्या, अगली चोटी हमारी कौन सी, सागर माता, जिसे हम बोलते हैं नेपाल में सागर माता नाम है इसका। और इस अगली चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। याद रखना दोस्तों ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों ध्यान देना 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में ये पड़ती है, नेपाल में सागर को नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जानते हैं। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों मेकालू पर्वत, ये भी आपका नेपाल में ही पड़ता है और 8,481 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद ध्यान देना आगे कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा जो चोटी है दोस्तों आपकी सिक्किम में पड़ती है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद ध्यान देना अगला है आपका नामचा बारवा पर्वत। और नामचा बारवा जो पर्वत है दोस्तों, ये आपका नामचा बारवा पर्वत पड़ता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर। क्लियर हुआ सभी का। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,598 मीटर कंचनजंगा। क्लियर सभी का, आया समझ में सभी को। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों अगला लास्ट हमारा कौन सा, अगला जो हिमालय है उसका नाम है क्या, अगला है आपका लघु हिमालय, या इसी को हम बोलते हैं क्या, आंतरिक हिमालय, या इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इस मध्य हिमालय पर कौन सी चोटियाँ, तो ध्यान से सुनना आप लोग। मध्य हिमालय पर आपकी बहुत सारी चोटियाँ हैं, जिसमें आपकी शिमला घाटी है दोस्तों, शिमला घाटी। इसके बाद मसूरी घाटी, कांगड़ा घाटी, डलहौजी, कुल्लू घाटी, जितनी भी घूमने वाली
मैंने बताया ना, हनीमून घूमने के लिए जो जगह है वो सारी सारी इसी में पड़ती है। आपकी दार्जिलिंग घाटी, दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय होती है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वो भी इसी पर है दोस्तों। इसके बाद आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय में जितनी भी छोटी मोटी पहाड़ियाँ पड़ती है, जैसे जयंतिया, गारो, खासी, कुकी पर्वत, नागा पर्वत है ना, लियो मिसाई, ये सब इसमें आती है दोस्तों। और याद रखना, मैं आपको बताने वाला कुछ बातें हैं। जो अपना म्यांमार है दोस्तों, म्यांमार तक हिमालय फैला हुआ है, और म्यांमार में हिमालय को आराकाना बोलते हैं। हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जानते हैं? आराकाना पर्वत के नाम से जानते हैं। और मिजोरम में जो चोटी है दोस्तों, मिजोरम में हिमालय की जो चोटी है उसको मिजोरम में लियो मिसाई बोलते हैं। लियो मिसाई, लियो मिसाई कहाँ पर? मिजोरम। ठीक है, क्लियर सभी का? ओके, आगे बढ़े अपन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी आप लोगों से कि आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। चलो, तो आप डेली दोस्तों, डेली 5 बजे आया करो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा सभी को, है ना। गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू हियर, इट्स फॉर MPPSC प्री। या संजना जैन वेरी मोस्ट है फॉर MPPSC मेंस, सॉरी MPPSC प्रीलिम्स। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और MPPSC प्रीलिम्स का ही बैच चल रहा है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, उसी बैच में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। बफरिंग आ रही क्या? सुनिधि देरिया जी बोल रहे हैं सर, ना पास होने की खुशी ना फेल होने का गम, जब तक है दम तब तक फॉर्म भरेंगे हम। बेटा, फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता है, फॉर्म भर के आप पैसे बिगाड़ोगे, इसलिए अच्छे से तैयारी करो। फॉर्म भरने का अर्थ तभी निकलेगा आपका। तैयारी अगर अच्छी होगी तो फॉर्म भरने का अर्थ समझ में आ जाएगा आपको कि भैया ठीक है, अब पैसे उगल गए अपने, पैसे बिगाड़ रहे हैं आप, फॉर्म भर रहे हैं तो पैसे भी तो बिगड़ रहे हैं। ये भी तो सोचो आप, है एक फॉर्म के अपन कितने पैसे देते हैं, और एग्ज़ाम हॉल तक जाता है, वहाँ तक का किराया खर्चा कितना हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा है कि जिस लिए फॉर्म भर रहे हो उस लिए आपका सक्सेस होना भी ज़रूरी है, कि फॉर्म भरते रहे ज़िंदगी भर, है पढ़ाई कर लो, फॉर्म भर के जॉब लग जाओ। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरेंगे भरेंगे, जब तक नौकरी आएगी, वैकेंसी आएगी तब तक फॉर्म भरेंगे, तो ज़िंदगी भर फॉर्म ही भरते रहोगे क्या? है, नौकरी कब लगाओगे फिर? क्यों? जितेंद्र बोला जय बेरोजगार संघ। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अपन। संजना जैन बोल रही सर आज कौन सी क्लास है? आज ज्योग्राफी की हिमालय की क्लास है। हिमालय पढ़ा रहे हैं हम, भारत में हिमालय की उत्पत्ति करी हमने, और हिमालय की ये पर्वत चोटियां हैं। आप मुझे बताओ नज़ारा कैसा है? हिमालय का नज़ारा कैसा लगा आप लोगों को? कैसा है नज़ारा बताइए आप लोग, ये हिमालय का नज़ारा कैसा है? नहीं बता रहे क्या? हिमालय का ये नज़ारा कैसा लगा आप लोगों को, बताइएगा ज़रा। नागा पर्वत, गौरव सिंह, नागालैंड में इसको नागा पर्वत ही बोलते हैं, नागा पर्वत। मणिपुर में कुक्की पर्वत, गारो खासी जयंतिया आपके मेघालय में। एक बार अच्छे से लिखूँ क्या इसको? 1 मिनट में अच्छे से लिख देता हूँ यार, आपको अच्छे से लिखा नहीं मैंने, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नीचे वाला पार्ट अच्छे से लिख देता हूँ मैं आपको, ताकि अच्छे समझ में आए। ठीक है, चलिए। मेघालय, गारो, MG मेघालय, खासी, इसके बाद MG मेघालय, जयंतिया,
ठीक है ना। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, आगे आगे दोस्तों याद रखना, मेघालय के बाद आएगा आगे क्या, मणिपुर, एमएन मणिपुर। और मणिपुर में है क्या, कुकी पर्वत। मणिपुर में जाएगा क्या आपका, कुकी पर्वत। मणिपुर में कुकी पर्वत बोलते हैं इसको ना, मणिपुर में क्या बोलते हैं इसको, कुकी पर्वत, एमएन मणिपुर, ठीक है ना। मणिपुर में कुकी पर्वत बोलते हैं इसको। इसके बाद ध्यान देना आगे, नागालैंड, नागालैंड में बोलते हैं इसको नागा पर्वत, ठीक है। नागालैंड में क्या बोलते हैं, नागा पर्वत। इसके बाद ध्यान देना आगे, इसके बाद नागालैंड में, ये तो नागालैंड का हो गया, एनजे कर लेना, यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा। इसके बाद मिजोरम, मिजोरम में बोलते हैं इसको मिजो पर्वत या मियोलुसाई, एमजे एमजे जे एमजे मिजोरम। और मिजोरम में बोलते हैं इसको क्या, तो मिजोरम में बोलते हैं, मिजोरम में इसको बोलते हैं, मिजोरम में बोलते हैं इसको मियोलुसाई, ठीक है ना। मिजोरम में मियोलुसाई। क्लियर, आप कोई समस्या, सर आज कौन सी क्लास है बेटा, अभी तो स्टार्टिंग है, ज़्यादा नहीं हुआ क्लास अभी, और सारी क्लास रिकॉर्डेड हुई पड़ी हुई है यहाँ पर, जितनी भी क्लास अभी तक हुई है सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है। आप वहाँ पर लेट्स क्रिएट एग्जाम बाय ईश्वर सर डाल देना, आप यूट्यूब पे सर्च करना इसका, लेट्स क्रिएट एग्जाम बाय ईश्वर सर। जैसे आप डालोगे तो आपको सारी क्लास दिखना चालू हो जाएगी, मेरी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी, उसमें सारी क्लास जितनी भी अभी तक पढ़ा दी मैंने वो सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इजाज़त दीजिएगा मुझे, और मैं आगे का मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि हिमालय को अपन ने कितने भागों में बांटा है। तो हिमालय को अपन ने कुछ भागों में अलग किया है, 3 भाग में, 4 भागों में हिमालय को बांटा है, और चारों को बांटने वाली 3 रेखा है। जैसे ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय को बांटने वाली रेखा है, उसका नाम है रेड कलर की, देखो आप, इसका नाम है सेचर लाइन। ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय को बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, सेचर रेखा। कौन सी रेखा, सेचर रेखा। इसके बाद दोस्तों मध्य हिमालय और लघु हिमालय को बांटने वाली रेखा का नाम है क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। और इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को बांटने वाली रेखा का नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा। कौन सी रेखा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको आराम से। देखो सबसे पहले 4 हिमालय बनाओ फटाफट, 4 हिमालय बना लिए। आप सभी को पता है सबसे ऊपर कौन सा आएगा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके बाद आएगा आपके क्या, मध्य हिमालय, मध्य के बाद आएगा क्या, लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद आएगा क्या, शिवालिक हिमालय, यह आएगा। अब देखो दोस्तों, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक रेखा है, उस रेखा का नाम आप जानते हो, रेखा क्या है, रेखा है दोस्तों आपकी सेचर रेखा। कौन सी रेखा, सेचर रेखा। मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक और रेखा है, कौन सी रेखा बताओ, बताओ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा। इसके बाद दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक और रेखा है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, इसको बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा, ठीक है। ये 3 रेखा है जो हिमालय को अलग करती है। अब आया समझ में सभी को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और शाम को अनअकैडमी पर क्लास रहेगी 8:30 बजे से, तो 8:30 बजे से आप अनअकैडमी में आ जाइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, MP 360 बाय ईश्वर सर, आप ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। नेट्स कैंप पे एग्जाम भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, और इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना ही है।
ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और यूज़ माय रेफरल कोड, जब भी आप प्लस कोर्स लेना चाहें तो आप रेफरल कोड का यूज़ करें ईश्वर। इस ईश्वर नामक रेफरल कोड का यूज़ करना दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर है। इस रेफरल कोड जब भी आप कोई प्लस कोर्स ले तो आप इसका यूज़ जरूर करें आप लोग, ठीक है ना, जिससे मिलेगा आपको 10% का ऑफ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन रात को 8:30 बजे अनअकैडमी पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।